गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है और वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ सचिन और मानस। पिछले शो से हमारे साथ हैं शो में सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन और निर्मल बांग से विकास सालुंके जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज दो खास मेहमान होंगे हमारे साथ। फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य से होगी खास चर्चा। इसके अलावा बाजार के टेक्निकल्स पर बात करेंगे JM फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर राहुल शर्मा से। ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में आपके लिए शो में, लेकिन एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। 10 AM पर निफ्टी अभी के लिए डे हाई पर है और 19,522 को सस्टेन कर रहा है। 19,547 आज का हाई, अगर इसको क्रॉस करेंगे तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन होगी। आज बैंक्स और IT दोनों चल रहे हैं, मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल। बैंक निफ्टी करीब करीब 0.5% ऊपर, लेकिन निफ्टी IT 1.25% ऊपर। ये एक अच्छा सिग्नल मार्केट के लिए। और बड़े स्टॉक्स ICICI बैंक, टेक महिंद्रा, ITC, कोटक, SBI, इन सब में अच्छे मूव्स। लेकिन मिड कैप में भी अच्छे मूव्स हैं। हालांकि इंडेक्स अब थोड़ा हल्का जरूर हुआ है हायर लेवल से, लेकिन एडवांस डिक्लाइन अभी भी स्ट्रांग है करीब 4:1 का। लेकिन इंडेक्स थोड़ा हल्का हुआ है, मिड कैप इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन अभी भी 4:1 का। और यहाँ पर जो कुछ स्टॉक्स चमक रहे हैं इस समय, उनमें बिरला सॉफ्ट और उसके अलावा IEX, कैंपिन होम्स। लेकिन जो स्टॉक्स प्रेशर में हैं उसमें मैरिको देखिए एक बार आप, 4.5% नीचे। और नवीन फ्लोरिन ये भी करीब करीब 4% नीचे। तो मैरिको में तो ऑब्वियसली क्वार्टरली अपडेट का इम्पैक्ट। नवीन फ्लोरिन लगातार जब से उनके MD CEO ने वो रेजिग्नेशन दिया तब से प्रॉब्लम में रहा है स्टॉक। और PNB अपडेट्स के बाद थोड़ा प्रेशर में। वीरो जी हाँ, PNB थोड़ा सा प्रेशर में अपडेट के बाद। और एक स्टॉक जो कि शायद निफ्टी को वो 19,540 की ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा सा निकलने में परेशानी पेश कर रहा है। रिलायंस आज अभी तक 23-20-25 की ट्रेजेक्ट्री को अभी तक डिसाइसिवली पार नहीं कर पा रहा है। लेट्स सी ये क्या करता है। पैनल आपकी स्क्रीन पे है, कुछ देर में हम चर्चा और कुछ स्टॉक्स पे भी करेंगे फंडामेंटल व्यू से। मानस जायसवाल, सचिन और नीलेश जैन, विकास सालुंके जुड़ चुके हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड सभी को। बिल्कुल देखिए, फोकस है लॉन्ग साइड में ही और जो ट्रेड है वो है IRCTC पे। काफी बेहतरीन सेटअप है। लगातार पिछले दो सेशन से हमने गिरावट बाजार में जरूर देखी थी, उसके विपरीत यहाँ पे लगातार चौथे कंसेक्यूटिव सेशन हमें एक बढ़त देखने को मिल रही है। एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और ऊपरी स्तरों पर 730 से लेकर 740 तक की अवसर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 700 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। पहला टारगेट 730 का होगा, दूसरा टारगेट 740 का होगा। IRCTC पहली बेट होगी लॉन्ग साइड में। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है BEL, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इस पर्टिकुलर काउंटर में भी एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। एक कंसोलिडेशन हुआ था, एक फॉलिंग टेंडेंट का ब्रेकआउट है। लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। BEL में करंट लेवल पर लॉन्ग करने की सलाह होगी 137 के स्टॉप लॉस से, 143 एंड 145 के दो टारगेट्स। ओके, चलिए ये इस समय की नीलेश जी की फ्रेश पिक्स हो गई। सचिन, आपकी फ्रेश पिक्स क्या होंगे इस शो के लिए? अनुज जी, यहाँ पर फोकस में जरा IT पे ही तो ज्यादा दूंगा। एंड वहां पर मुझे लग रहा है परसिस्टेंस में जिस तरीके से एक लोअर टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, वो कहीं जाकर मुझे लग रहा है थम गई है। एक अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन बनने की उम्मीद है। 5650 के आसपास एक अच्छा बेस नजर आ रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 5800 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी यहाँ पर रैली अनलॉक होनी चाहिए। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 5700 के स्टॉप लॉस के साथ परसिस्टेंट में लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है 5850 का एक पहला टारगेट होगा। बट पोजिशनली 6050 तक ये पर्टिकुलर रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अनलॉक होने के लिए। तो खरीदारी करनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स में। एंड शॉर्ट साइड पे मुझे लग रहा है IGL का थोड़ा स्ट्रक्चर अभी डिटोरिएट हो रहा है। एक फेल्ड ब्रेकआउट हुआ था एंड उसके बाद वापस स्टॉक कोलैप्स हो रहा है। तो जिस तरीके से वहां पर फिलहाल डेटा नजर आ रहा है, इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 440 के आसपास का स्विंग बन सकता है ऑन द लोअर साइड। तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी 461 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अब विकास जी के पास चलते हैं उनके दो ट्रेड्स के लिए। विकास जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? गुड मॉर्निंग। देखो, ओवरऑल मार्केट में एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। निफ्टी 19,500 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक ये रैली यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ऊपर की साइड में 19,600 एक अच्छा मुझे लगता है कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस हुआ तो एक पुल बैक रैली कंसीडर हो जाएगी आगे की तरफ।
मेरे आज के लिए दो स्टॉक है, टेक महिंद्रा में मुझे लगता है एक अच्छा पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। 1220 के ऊपर भी फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है ऊपर में 1270 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बनते हुए देखने मिलेंगे। नीचे में 1190 का एक स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरा रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में भी हमें 60 मिनट में एक डाइवर्जन, RSI डाइवर्जन, पॉजिटिव डाइवर्जन यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे 1800 के टारगेट देखने मिल सकते हैं 1700 के स्टॉप लॉस। के चलिए मानस के पास चलते हैं अब उनकी फ्रेश पिक्स के लिए। मानस, आपके फ्रेश आइडियाज? अनुज जी देखिए, खरीदारी करनी है कोरामंडल में, जहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। कल भी लोअर लेवल पे काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, वॉल्यूम काफी बेहतर थे। तो क्योंकि आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए कोरामंडल में खरीदारी करनी है। 1149 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1195 के आपको टारगेट सेट करने हैं। एक बिकवाली करने का ट्रेड होगा और वो पीएनबी पे है। देखिए पीएनबी में मैंने काफी बार रिकमेंडेशन बाय साइड पे दिया, लेकिन कल एक क्लियर कट रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं पीएनबी में। आई थिंक स्टॉक करेक्ट हो सकता है यहाँ से भी। तो 78 के भाव चल रहे हैं पीएनबी में, आप बिकवाली करिए 79.60 के स्टॉप लॉस से, और नीचे की तरफ 75 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पीएनबी पे। अनुज, सन टीवी 627 अब क्लियर ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक। ब्रेकआउट है वीरू, और 630 अगर क्रॉस हुआ तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी होगा। ये लगातार हम इसको स्पॉट कर रहे हैं, और जब भी उस समय भी जब मैंने वो गाबा सर से कॉल ली थी तो यही भी बन रहा था। एक पास का 52 वीक हाई लो वाला प्लेट लेकर आइए, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों मैं उस 630 वाले लेवल की को वॉच आउट कर रहा हूँ। 629.60 अब इस समय ये स्टॉक, और अगर 52 वीक हाई लो की प्लेट आपके सामने आएगी तो 31 अगस्त को था वो 52 वीक हाई 628.5, और अब हमने उसको क्रॉस कर लिया। तो मल्टी ईयर हाइस कुछ तो हो रहा है यहाँ पर मेरे ख्याल से, जिस तरीके से मूव्स आ रहे हैं। ये कल भी देखिए, मतलब कल परसों भी स्ट्रॉन्ग था, कल भी टुवर्ड्स द एंड रैली आई थी इसमें, और आज भी अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक क्लियरली। वाकई इस वक्त स्ट्रॉन्ग मूव सुबह सुबह स्पॉटिंग हुई थी, काफ़ी समय से अगर आप देखें इसका उल्लेख किया भी गया है। सन टीवी अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पे आएगा, और क्या क्या अच्छा कर रहा है उसके बाद थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से डिस्कशन में अब हम कूदेंगे। सुबह आज हमने एक पिक किया था गोदरेज प्रॉपर्टीज, 1600 की जोन को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ अच्छा मूवी यहाँ पे है। एक बार पॉसिबली आई थिंक एक स्टॉक और डिस्कस करना चाहिए, कैनफिन होम्स को लेके आइएगा एक बार। सचिन, कैनफिन होम्स को देखिएगा, ये भी अटेम्प्ट करता हुआ अपनी आज हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री को, कोई व्यू यहाँ पर? वीरेंद्र जी, मेरे भी रेडार पे है, बट जिस तरीके से अभी भी एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के बाद इसके मोमेंटम को चेस करना चाहिए। सो 775 का वो एक लेवल है जो मैं वॉच आउट कर रहा हूँ। अगर वो लेवल निकल जाता है तो डेफिनेटली एक अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आएगी। सो 800 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है मोमेंटम उसके बाद चेस किया जा सकता है। तो इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, बट एक ट्रिगर होगा 775 के ऊपर। कैनफिन होम्स करीब 766 पे यहाँ पे स्पॉट ट्रेड करता हुआ मूव ठीक ठाक है यहाँ पर। और बैकफुट पे कुछ स्टॉक्स कौन कौन से हैं जिनमें आज मोमेंटम बिल्कुल भी पिकअप नहीं कर पाया? एक बार आप एफएमसीजी बास्केट का डाबर लेके आइएगा, स्थिति खराब है। एग्जैक्टली 200 डे से एक रिवर्सल आया, स्टॉक डे लो की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। और वेदांता, मतलब जब इन्होंने डीमर्जर की स्कीम्स रखी उसके बाद एक पुल बैक था, लेकिन वो पुल बैक आज फिर कोलैप्स होता हुआ, फिर 20 डेमा की रीगेन्ड ट्रेजेक्टरी को जो कि परसों की थी इसने सरेंडर कर दिया है। आपका व्यू माना है इस वक्त वेदांता पे क्या होगा? देखिए वेट करेंगे, क्योंकि देखिए 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है और एक पुल बैक ऑलरेडी देखने को मिला। आई थिंक अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो सबसे पहला काम करना है आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 219 रुपए का। अगर 219 के नीचे जाएगा तब तो आपको बिल्कुल गिरावट देखने को मिलेगी। तो 219 के नीचे अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो निकल जाइए, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 219 के नीचे शॉर्ट कॉल लीजिए, जहां आपके टारगेट 205 रुपए के आसपास करेंगे। ओके चलिए, खैर वेदांता पर उस दिन भी मेरा यही व्यू था वीरू कि यहाँ पर सेल ऑन न्यूज़ ही प्ले आउट होगा, और जब तक एकदम क्लियर स्ट्रक्चर मार्केट को दिख नहीं जाता दिक्कत रहेगी। और डीमर्जर डेट की प्रॉब्लम थोड़ा ना सॉल्व करेगा। डीमर्जर आपका स्ट्रक्चर भले ही अच्छा कर दे, लेकिन डेट की प्रॉब्लम तो डेट की ही प्रॉब्लम है। खैर एनीवे, अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में बात करते हैं। ईडलवाइस म्यूचुअल फंड
ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके मुताबिक ये दशक भारत के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। भारत दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली इकॉनमी में शामिल होगा। कई सेक्टर्स में तेज़ ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट और मार्केट आउटलुक पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज़ त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। त्रिदीप जी, गुड मॉर्निंग। और ये आपने एक NFO भी निकाला है इसके लिए 18 अक्टूबर तक का जो खुला रहेगा। तो पहले तो बताइए ये थीम क्या है और क्यों आप इतना बुलिश हैं? मेरा मानना ये है, इसको दो तरीके से मैं देखना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि पिछले 10 साल हमारे इंडिया में 8 से 10 साल में हमने काफी सारे रिफॉर्म्स देखे हैं। ओवरऑल स्टार्टिंग विद GST, डिमोनेटाइजेशन एक्सेट्रा। अगला 5 से 10 साल मेरे हिसाब से इंडिया इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ग्रोथ का समय होगा, क्योंकि काफी हद तक ये रिफॉर्म्स प्ले आउट हो चुके हैं। तो हमने कुछ हद तक टफ जो मेजर्स है वो लिए हैं, अब उनका बेनिफिट आना शुरू होना चाहिए अगले 5 से 10 साल में। सो इसका जो बेनिफिट होगा वो कुछ 4 या 5 जैसे सेक्टर्स बोल लीजिए या थीम्स बोल लीजिए, उसको डिस्प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट करेगा, ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए ऑफ कोर्स नियर टर्म अगले 6 से 12 महीने में इलेक्शन का वोलेटिलिटी रहेगा, पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचे 5 से 10 साल में, तो इनका बेनिफिट में काफी फायदा हो सकता है इन्वेस्टर्स को अगर इसमें पार्टिसिपेट करें तो ये हमारी थिंकिंग है। ओके, तो इस समय फिर आप किन थीम्स को बैक कर रहे हैं त्रिदीप? करेक्ट। सो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मार्केट को करंट लेवल्स पे देखें, सो जब हम मिड और स्मॉल कैप में एक 40-50% रैली देख चुके हैं पिछले 3 से 4 महीने में, उसमें हम लोगों को ये लगता है कि इसके बाद लोगों को थोड़ा सा इंक्रीमेंटल पैसा एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में, बैलेंस्ड एज इन मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, इस तरीके के पोर्टफोलियो में पैसे लगाने चाहिए। और वहां पे भी द एरियाज जहां पे हम लोगों को लगता है कि बेट करना चाहिए वो है सबसे पहले जो हमको लगता है कैपेक्स साइकिल। मुझे लगता है ये अगले 5 से 10 साल काफी स्ट्रांग रहेगा इंडिया के लिए, 5 साल फॉर श्योर, क्योंकि अभी हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है इंडिया इंक की वो 76% है। इसके बाद गिवन दैट कॉर्पोरेट्स डीलेवरेज हो चुके हैं, एक बेनिफिट आने का अंदाजा है। दूसरा, हम लोग को लगता है कि ओवरऑल जो डिफेंस है उसमें कुछ कंपनीज की 20 साल की ऑर्डर बुक इंटैक्ट है। ऐसा विजिबिलिटी मिलना कठिन होता है। इसमें एग्जीक्यूशन की तरफ अगर थोड़ा रुक करें तो कुछ स्टॉक्स देखने के लिए बड़े अच्छे हो सकते हैं। तीसरा, जैसे हम लोग को लगता है कि EMS, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे सेक्टोरल ग्रोथ इटसेल्फ 20 से 30% है, क्योंकि इंडिया की पेनिट्रेशन इसमें बढ़ रही है। सो यहाँ पे अगले 5 से 10 साल के लिए काफी अच्छा स्कोप है ओवरऑल। एंड फाइनली आई वुड से रियल एस्टेट मेरे ख्याल में 5 से 7 साल की एक अपसाइकिल है, जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्लेस रियल एस्टेट के ऊपर इससे जो जुड़े हुए स्टॉक्स हैं वो काफी बेहतर कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको ना कुछ बोले, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि अगले 3 से 6 महीने में ये सारे एकदम वो ऊपर भाग जाएंगे, पर थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे एरियाज में मेरे ख्याल में इंडिया में अच्छी खासी तेजी रहने वाली है। त्रिदीप जी, अपने इन सेक्टर्स के आकलन में आप बैंकों में PSU बैंक्स को कहाँ पे रखकर चल रहे हैं इस वक्त? क्योंकि जो एक दशक रहा 2008 से लेकर 18, 19, 20 तक का, वो बहुत ही खराब रहा PSU बैंक्स का। पिछले 4 साल में बहुत डैमेज कंट्रोल हो चुका है। प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी भी है, कुछ स्टॉक्स की अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से एक बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट करके चल रहे हैं। क्या PSU बैंक्स को आप यहाँ से आगे चलते हुए वरीयता देंगे ओवर प्राइवेट बैंक्स? तो बहुत अच्छा सवाल है। इसमें एक सेकंड में अगर मैं आपको अपनी थिंकिंग प्रेजेंट करूं तो वो ऐसा है कि देखिए, पिछले 25 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट्स में, उसमें 2-3 बार ही ऐसा सिचुएशन आया है जिसको हम कहते हैं गोल्डीलॉक्स सिचुएशन, जहां पे जो बैंकिंग सेक्टर में 2 इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं। एक होता है क्रेडिट ग्रोथ या लोन ग्रोथ, और दूसरा होता है एसेट क्वालिटी। एक भविष्य के लोन की ग्रोथ, और दूसरा जो लोन्स आपने पिछले दिए हैं वो कैसे चल रहे हैं। ये दोनों सिचुएशन जो दोनों में जो पॉजिटिव टिक मार्क है, ये बहुत कम समय में देखने को मिला है। और शायद अगले 1-1.5 साल में ये सिचुएशन ऐसा रहे। इसके बाद ये सिक्लिकल सेक्टर है, ये वापस अपने एनपीए साइकिल में चला जाएगा। बट अगले 1 साल के लिए
यहाँ पे चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, सबके बुक्स आज के डेट में क्लीन है और सब में ग्रोथ के जो है अपटिक देखने को मिल रहा है। सो अभी तो राइजिंग टाइड है इस सेक्टर में। मेरे ख्याल से अगले 1 साल में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, ये सारे बेहतर करेंगे जितने मतलब सब्जेक्ट टू देयर लायबिलिटी फ्रेंचाइजेस। बट मेरे ख्याल में उसके आगे जो है फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड आई वुड बी लिटिल मोर केयरफुल अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, मेरे ख्याल में अगले 6 से 12 महीने के लिए पीएसयू बैंक्स अच्छे लगते हैं, पर उसके बाद एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक वी विल स्विच बैक टू स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी फ्रेंचाइजेस जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक्सेट्रा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे त्रिदीप जी, डिफेंस को अब आप देखिए, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो हमारा लोकल एक्विजिशन है, मतलब घरेलू कंपनियों से डिफेंस के उपकरण खरीदना, वो क्रम जारी है और बड़ी संख्या में अगर आप देखें रोज़ बरोज़ ये इन कंपनियों को ऑर्डर मिल रहे हैं। उसमें निजी कंपनियों की भागीदारी भी है, काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। डिफेंस पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा? सो डिफेंस एक बहुत अच्छा सवाल। डिफेंस का जो अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे ख्याल से पहली बात तो जब इंडिया ने डिसाइड किया कि ओवरऑल हम वर्ल्ड के टॉप 3 इकोनॉमीज में आने वाले हैं और चूज किया कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में हम बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस नहीं हो सकते हैं, इसलिए इंडिजिनाइज करना पड़ेगा। ये एक चेंज इन थिंकिंग आई गवर्नमेंट की और उसके बाद से ये सब ऑर्डर प्लेसमेंट होना शुरू हुआ। नाउ इसमें अभी कौन कैसे बेटर पोजीशन है ये समझने की जरूरी है। तो ऑर्डर बुक तो है 20 साल का, लेकिन कौन एग्जीक्यूट कर सकेंगे? पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो पीएसयूज आर द वंस जिन्होंने इस समय पे काफी समय बिताया इस जगह पे। हालांकि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो है वो थोड़े से लेट आए और इसलिए वो अपना एक्सपर्टीज बिल्ड कर रहे हैं। तो आज के डेट में फ्रॉम ए नियर टर्म पर्सपेक्टिव 1 से 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी डिफेंस पीएसयूज में शायद ज्यादा है। ये चेंज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, जैसे हमने बाकी सेक्टर्स में भी देखा है। तो अगर आज बोलिएगा कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहूंगा कि हमारा रुझान जो है थोड़ा डिफेंस पीएसयूज की तरफ ज्यादा है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं दे आर स्टिल स्मॉल, अपनी एक्सपर्टीज बना रहे हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सामने आएगा। पर अगर आज से 1-2 साल की बात करेंगे तो उस समय प्राइवेट सेक्टर भी इसमें मीनिंगफुल पार्टिसिपेंट होगा। तो हमारे पोर्टफोलियोज में डिफेंस पीएसयूज भी हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स जिन्होंने पिछले 1 दशक में अच्छा एग्जीक्यूट किया है, वो उन पे हमने एक्सपोजर लिया है। सो आवर फ्रेमवर्क इज कि यहाँ पे ऑर्डर बुक तो 20 साल का है, एग्जीक्यूट कौन कर सकता है उस पे बेट करना चाहिए। ओके, चलिए त्रिदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको इस एनएफओ के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद जब लौटेंगे तो मार्केट टेक्निकल्स पर दोबारा बात करेंगे। जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर राहुल शर्मा से होगी खास बातचीत। ओके, वेलकम बैक। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ दिक्कत हुई। अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या व्यू बन रहा है इस समय मार्केट पर? कुछ वॉलेटिलिटी रही है, हायर लेवल से करेक्ट भी हुए हैं, इस समय क्या व्यू बन रहा है? गुड मॉर्निंग अनुज जी। सबसे पहले तो इंडिया की टी शर्ट में आप बहुत ही आज बढ़िया लग रहे हो। आई थिंक फुल क्रिकेट मोड ऑन है आज। थैंक यू। आई थिंक जहां तक निफ्टी का सवाल है, देखिए एक साइड में यूएस मार्केट जो है लिटरली जो ये पूरे साल का है उसमें दूसरी बार इतने ओवरसोल्ड हुए। पिछली बार इतने ओवरसोल्ड हम मार्च के महीने में हुए थे, उसके बाद हमने एक अच्छी रिकवरी देखी थी आने वाले हफ्तों में। सिमिलर सेटअप अब यहाँ पर डाउ जोन्स के चार्ट्स के अंदर है, काफी ओवरसोल्ड और आरएसआई जो है तकरीबन 26-27 के आसपास पहुंच चुका है डाउ का, जो कि क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि पिछले 2 साल में जब भी आरएसआई 30 के आसपास आया है, 30 के नीचे गया है, वहां से यूएस मार्केट्स ने अच्छी रिकवरी दी है। अब पूरे फॉल में हमने आउट परफॉर्म किया यूएस मार्केट्स को, यानी कि वहां पर हम 200 दिन के मूविंग एवरेज तोड़कर इनफैक्ट एक तरह से बड़े लो पर चले गए, लेकिन निफ्टी ने अभी भी अपने 50 डे के मूविंग एवरेज के आसपास वोलेटिलिटी बनाई रखी है। तो मेरे हिसाब से डाउनसाइड लिमिटेड जरूर है जहां तक निफ्टी का सेटअप है। 19,200 का लेवल है मेरे हिसाब से, जहां तक हो सकता है कि ये वाली वोलेटिलिटी में स्पाइरल डाउन करके हम नीचे आए। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहेगा, टाइम करेक्शन रहेगा। अगर यूएस मार्केट्स में रिकवरी आ जाती है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आनी चाहिए,
तो आने वाले 4 से 5 हफ्तों में मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक रैली बनेगी। लेकिन अगर वहां पर थोड़ा डिले हो जाता है तो मुझे लगता है कि ब्रॉडली निफ्टी 19,800 ऊपर में और नीचे में शायद 19,000 के आसपास ये जो 800 पॉइंट की रेंज है इसमें निफ्टी टाइम स्पेंड कर सकता है। तो एज ऑफ नाउ प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि टाइम करेक्शन हो, और जो एक एब्सोल्यूट करेक्शन की जो हम बात कर रहे थे मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लगता है। यस, वोलेटिलिटी जरूर रहेगी दोनों साइड के अंदर, क्योंकि काफी सारे मैक्रोज जो है वो प्लेस में नहीं है। यूएस में बॉन्ड यील्ड्स, क्रूड ऑयल में हालांकि करेक्शन जरूर आया, लेकिन ओवरऑल पेन पॉइंट है हमारे लिए। आरबीआई की पॉलिसी भी है कल, और ओवरऑल एफआई की जो पोजीशनिंग है वो शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। पिछले 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पर उनके शॉर्ट पोजीशंस खड़े हुए हैं, और जनरली लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जब सिंगल डिजिट में आता है तब हमने देखा है कि रिवर्सल आया मार्केट के अंदर। तो पूरी तरह मार्केट ओवरसोल्ड नहीं हुआ है हमारा, तो मुझे लगता है कि साइडवेज एक तरह से मार्केट रहना चाहिए, और इसमें सबसे सही रणनीति ये रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे, इंडिविजुअल सेक्टर्स के ऊपर प्ले करे, और ब्रॉड बेस्ड मार्केट वाली रैली क्लियरली यहाँ पर मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप खास करके जहां पर हमने बहुत ही बड़ा रिटर्न देखा, हमने पिछले कई बार आपके शो पर कहा है कि वहां पर प्रॉफिट्स बुक कर ले एंड स्विच हिट करने की कोशिश करे उन सेक्टर्स और स्टॉक्स में जहां पर अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। राहुल, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब इस समय, क्योंकि एक सेक्टर है जो गिरने को बिल्कुल तैयार नहीं है और आज भी देखिए बहुत शानदार स्ट्रेंथ है यहाँ पर। जी अनुज, इनफैक्ट जून महीने में आपको याद होगा तो आईटी इंडेक्स ने ये जो एक तरह से रिलेटिव परफॉर्मेंस है, एक तरह से जो रिवर्सल है वो दिया था, और एक बेहतरीन मूव देखा पिछले 3 महीनों में। अब ये जो रिसेंट करेक्शन आया आईटी इंडेक्स में, ये मेरे हिसाब से एक पुल बैक, जो टेक्निकल भाषा में रीटेस्ट बोलते हैं ब्रेकआउट जोन का, वो रीटेस्ट हो चुका है, और अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा रिबाउंड हमें आने वाले 3 महीनों में आईटी में देखने को मिलना चाहिए। तो शुरुआत लार्ज कैप आईटी से कीजिए। इन्फोसिस, टीसीएस, ये 2 स्टॉक्स है जो लार्ज कैप आईटी में हमें अच्छे लगते हैं। अगर आपका 2 से 3 महीने का व्यू है तो आप इन्वेस्ट करके भी चल सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखते हैं तो दोनों के जो चार्ट है, खास करके इन्फोसिस का जो चार्ट है, मुझे लगता है 1525 तक की जगह शॉर्ट टर्म में दिखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आप अगर टियर 2 में जाएंगे तो कोफोर्ज का सेटअप हमें काफी बेहतरीन दिखाई देता है, जहां पर हमें लगता है एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आईटी में व्यू पॉजिटिव है। एज ए डिफेंसिव ये एक अच्छा प्ले आउट होना चाहिए, और खास करके रिसेंट करेक्शन के बाद में रिस्क रिवॉर्ड जो है वापस फेवरेबल हो गया आईटी स्टॉक्स के अंदर। तो आने वाले 10 से 15 सेशन में खास करके ट्रेडर्स यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं, और ओवरऑल 3 महीने का अगर आपका व्यू है तो आप निवेश करके भी यहाँ पर बने रह सकते हैं। ओके, अच्छा राहुल, मैं एक बात पूछ रहा था आपसे यहाँ पे, 1-2 ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स जो कि आपको इस सीरीज की शुरुआत में, सिंस हम बहुत शुरुआती पार्ट में हैं, 5 अक्टूबर है आज, हार्डली 1-2 ऐसे फ्यूचर्स जिनको आप लेना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट मान लीजिए मैं अग्री हूँ एक प्रोटेक्टिव पुट लेने के लिए, 1-2 ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स, और वो पुट ऑप्शंस कौन सी होंगी जिनको लेके आप फ्यूचर्स लॉन्ग करना चाहेंगे? वीरेंद्र जी, ये उतना ही मुश्किल है जितना वो तिनके को ढूंढना होता है ना, लाइक सुई को ढूंढना होता है में, तो काफी मुश्किल है ट्रेंडिंग यहाँ पर स्टॉक आइडेंटिफाई करना। आई थिंक यहाँ पर आपको एक तरह से माइक्रो ट्रेडर बनकर या छोटे मूव्स में आपको ट्रेड करके पार्टिसिपेट करना होगा। वैसा मार्केट नहीं है कि बाय एंड होल्ड करके आप वन साइडेड राइड कर सके। हाँ, लेकिन कौन से वो सेक्टर से जो कम गिरे उन पर ध्यान देना चाहिए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसयू बैंक, इनमें करेक्शन कम है, पीएससी में करेक्शन कम है, और साथ में आईटी जो कि एक रिबाउंड कर रहा है सपोर्ट लेवल से। आई थिंक इन 3 सेक्टर्स में आइडियाज ढूंढने चाहिए, और मेरे हिसाब से ट्रेडिंग माइंडसेट रख के एग्रेसिवली आपको प्रॉफिट्स भी बुक करना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में हमें लगता नहीं कि ट्रेंडिंग मूव शायद हमें कुछ समय तक देखने को मिले। तो आने वाले 2 से 3 हफ्तों के लिए खास करके आप एज एग्रेसिव ट्रेडर बन के रहे, हो सकता है तो डे ट्रेडिंग करें, पोजिशनल ट्रेड ज्यादा कमिटमेंट ना करें, और उन्हीं सेक्टर्स पर ध्यान दें जहां पर रिलेटिव परफॉर्मेंस, रिलेटिव रेजिलियंस अभी भी बनी हुई है। जैम, अच्छा, ये जो शाब्दिक अर्थ इसका है क्या, प्रोटेक्टिव पुट, मैंने एक फ्यूचर्स लॉन्ग करने का मन बनाया, क्यों उसके अगेंस्ट पुट रखनी पड़ती है, या फिर किसी फ्यूचर को अगर शॉर्ट करना है तो अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू ए लॉन्ग कॉल, ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं हम। ये बहुत, अगर आप देखें, अच्छे पॉइंट्स होते हैं, और इसी को हम समझेंगे CNBC आवास FNO गुरुकुल में। याद रखिएगा 28 और 29 अक्टूबर को ये 2 दिन का टेक्निकल डेरिवेटिव, इसको ये कार्यक्रम एक समावेश है, याद रखिएगा।
इसमें हम सिर्फ एक कोई धुरी पकड़ के नहीं चल रहे हैं, इसमें थोड़ा टेक्निकल्स होगा, थोड़ा डेरिवेटिव्स होगा, कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी, और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी अगर है, मान लीजिए, उसको कितनी ट्रेडिंग करनी है, कितनी नहीं करनी है, कितना रिस्क लेना है, नहीं लेना है, इस 2 दिन के कार्यक्रम में है। ये पैनल आपकी स्क्रीन पे है। आदित्य बिरला से हेमंत ठुकराल और आशीष चतुर्मोता, चंदन तापड़िया एक्सिस सिक्योरिटीज के हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुज, ये कार्यक्रम जिसमें एक टेक्निकल, डेरिवेटिव और इन्वेस्टमेंट तीनों की एक गाइड रखने की कोशिश की है हमने। बिल्कुल वीरू, और मैं एक चीज़ कहूँगा, मुझे ट्विटर पर पिछले 15-20 दिनों में बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें पूछी, मैं जवाब दे नहीं रहा हूँ उसका। देखिए, मैं F&O के या ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि डिसिप्लिन के साथ, और F&O का जो असली मकसद होता है प्रॉपर हेजिंग या प्रॉपर ट्रेडिंग जो है, उसको आप करके पैसा बना सकते हैं। 90% ट्रेडर्स लूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो 10% बना रहे हैं वो बड़ा पैसा बना रहे हैं ना भाई। 10% भी तो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। और 10% कोई ख़राब सक्सेस रेशो नहीं होता एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, और ट्रेडिंग एक काफ़ी कंपेटिटिव फील्ड है, और उसमें रिस्क रिवॉर्ड उसी हिसाब से। जो 10% बना रहे हैं वो पूरे 90% का बना रहे हैं। तो आपको उस 90% में अगर आना है तो आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी है। और F&O ख़राब नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अगर आप उसको जिस तरीके से रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उस हिसाब से फॉलो करें और उसको गैम्बलिंग की तरह ना अप्रोच करें, तो पैसा बन सकता है। यही हमारी अप्रोच है, यही हमारी कोशिश है। जी हाँ, तो इस 2 दिन के कार्यक्रम में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। पूरा कंटेंट हमने हिंदी में डिज़ाइन किया है ताकि आप समझ सकें और थोड़ा सा इस कार्यक्रम के जरिए अपनी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करियर पे कैपिटलाइज कर पाएँ। अच्छा, लौटते एक बार फिर से बाजार पर। निफ्टी करीब करीब 19,526, बैंक निफ्टी थोड़ा सा सिंक हुआ है। राहुल, HDFC बैंक पर आपका व्यू क्या है? कल थोड़ा सा बॉटम का एक फीलिंग आ रहा था, बट आई थिंक अभी भी ये कहना जल्दबाजी होगा। आपका व्यू क्या बन रहा है HDFC बैंक पर? देखिए वीरेंद्र जी, HDFC बैंक काफी ओवरसोल्ड था, तो यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ से बाउंस बैक कहां तक जा सकता है। देखिए, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बाउंस बैक मुझे लगता है कि तकरीबन 1550-1560 तक फिजल आउट हो जाना चाहिए। तो ज्यादा यहाँ से अपसाइड लग नहीं रही है इन लेवल से। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करें या 1550-60 के आसपास पोजीशन हल्का करने को देखें। एक चीज जरूर हुई है कल के सेशन में कि बैंक निफ्टी का कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट तकरीबन 28-29% बढ़ा है। ऑलमोस्ट 30% की बढ़त एक दिन में, खास करके कल के सेशन में जब बैंक निफ्टी ने 44,000 का लेवल तोड़ा और उसके बाद हमने एक रिकवरी देखी। तो कहीं ना कहीं आरबीआई पॉलिसी के पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर हो सकता है। बैंक निफ्टी में जहां तक सेटअप है चार्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि 45,000 का लेवल हो सकता है एक बार टेस्ट करने को मिले आने वाले 2 से 3 सेशन के अंदर, और इसमें HDFC बैंक का मेरे हिसाब से सपोर्ट रह सकता है। तो प्राइवेट बैंक में सबसे वीकेस्ट काउंटर्स में से है, बट इसको मैं एज अ बाउंस बैक की तरह ले रहा हूं। मेरे हिसाब से कोई बॉटम बना नहीं है, हो सकता है ये लेवल्स रिविजिट हो आने वाले समय में, बट एज ऑफ नाउ 1560 तक के मुझे लगता है कि लेवल्स HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। वहां पर डेफिनेटली अगर आपके अटके हुए पोजीशंस हैं तो रिड्यूस करने को देखें। ऑलराइट राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको। अच्छा लगा आपसे बात करके एज ऑलवेज। चलिए अब इस शो को समाप्त करते हैं, और नीरज जी भी आ गए हैं स्टूडियो में। एक चीज़ कहूँगा मैं, थोड़ा प्राइस एक्शन डिसअपॉइंट किया है मुझे पिछले 15-20 मिनट में, खासतौर से मिड कैप इंडेक्स पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है और डे लो पर आ गया है मिड कैप इंडेक्स, और निफ्टी भी अब वो उस 19,540 के रेजिस्टेंस में। देखिए, टसल जोन है ये, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। और इवन बैंक निफ्टी पे 44,200 के नीचे आया। HDFC बैंक में जो मूव चल रहा था वो सस्टेन हुआ नहीं अभी के लिए। तो खैर देखते हैं, अभी दिन लंबा है, लेकिन लास्ट के 15 मिनट का प्राइस एक्शन डिसअपॉइंटिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए शो को समाप्त करेंगे और नीरज जी आगे ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज, कोई लेवल है जिस पर नजर रखनी है आज निफ्टी पे? नहीं, अभी तो बस ये 19,547 के करीब अपसाइड पर, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये एक बार हम अगर थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुए, इस समय हम डीलो पर हैं टेक्निकली, 19,509 पर आ गए हम, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। लोअर साइड पर खैर ज़्यादा लेवल है नहीं वॉच आउट करने को, 19,450 समझ लीजिए आप, लेकिन थोड़ा सा पिछले जो 5-6 मिनट का प्राइस एक्शन है थोड़ा डिसअपॉइंटिंग। चलिए खैर इस पर नज़र रहेगी हम लोगों की, 19,500 के ऊपर का नज़र रहेगी, तो देखें क्या होगा। हालांकि अभी भी ब्रॉडर मार्केट में अच्छी तेज़ी, लेकिन नो डाउट कि मिड कैप बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, बहुत तेज़ी से, मतलब कुछ ही सेकंड में हो सकता है वो रेड में भी चला जाए।
चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।